हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और फिर एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हम लोग वेरिएबल फोर्स पर। और ये बहुत ही धमाकेदार न्यूमेरिकल है, ध्यान से इसको देखिएगा, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ कहा गया है कि फोर्स लगाया जा रहा है, एक फोर्स वेक्टर लगाया जा रहा है इसके ऊपर, और ये है एफ फोर्स वेक्टर, है ना। आप गौर से देखिए, डायग्राम में दिख रहा है फोर्स वेक्टर इसके ऊपर लग रहा है। मान लीजिए 3D में इस तरफ लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, आर वेक्टर की तरफ हो रहा है। ये जो फोर्स वेक्टर देख रहे हैं एक 3D फोर्स वेक्टर है। कैसे जाने ये 3D वेक्टर है? क्योंकि देखिए इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और कुछ कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। देखिए, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि ये जो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो होता है ना, इसका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट जो इंटीग्रेशन पे क्लियर नहीं है, तो पहले वो दोनों वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, है ना। लिंक वीडियो के एंड में आपको दे देंगे। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इंटीग्रेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना, उस पर जाइए, विजिट कीजिए, पहले सीख लीजिए तब आइएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सीख चुके होंगे और अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फोर्स दिया हुआ है। अब दिया है कि बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है। कहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है? इसको पोजीशन ए से डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। ये रहा हमारा पोजीशन ए, है ना, यहाँ से इस बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये रहा पोजीशन ए, ये रहा हमारा पोजीशन ए, 1, 2, 3। यहाँ से बॉडी डिस्प्लेस करके कहाँ पहुँचा रहे हैं? इसको पहुँचा रहे हैं पोजीशन बी पर। पोजीशन बी जो है सॉरी, पोजीशन बी का कोऑर्डिनेट क्या है? वह 3, 4, 5 है, ठीक है। तो इतना सा जानकारी हमको दिया हुआ है, यही हो गया पोजीशन बी, फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो ए है ना, ये हो गया इनिशियल पोजीशन जिसका कोऑर्डिनेट है ये जो 1, 2, 3 है, ये कोऑर्डिनेट बता रहा है पोजीशन ए का, ये जो पोजीशन है। अब पोजीशन बी ये हो गया फाइनल पोजीशन हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये जो एफ है ना, ये न्यूटन में दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में दिया हुआ है, यूनिट। और कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए टोटल वर्क डन, है ना। ये जो डब्ल्यू वर्क हो रहा है, यानी ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में, यानी कि इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ रहा है, इसको वर्क, टोटल वर्क क्या हुआ? कैपिटल डब्ल्यू हुआ। तो ये जो फोर्स वर्क कर रहा है ना, इस वर्क को कैलकुलेट करने कहा जा रहा है, ठीक है। तो कितना वर्क करेगा ये जो फोर्स है ना, ये जो हम फोर्स देख रहे हैं, कितना वर्क करेगा? बस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कोशिश कीजिए खुद बनाने, नहीं बनेगा सॉल्यूशन देखिए। तो उम्मीद करते हैं आप कोशिश किए होंगे। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये एफ फोर्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये जो इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आर ए, यानी इस जगह का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये जो पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो इस जगह इस पॉइंट का, इस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए वो आर ए है। तो आर ए दिया हुआ मान लिए, तो आर ए क्या हो जाएगा? आर ए हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम ये कैसे तय कर लिए कि ये पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है वह आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है? क्योंकि यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो इनिशियल पोजीशन है ना, यानी पॉइंट ए जो है, यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड 1 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड 2 है और जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड 3 है। और ये आई कैप, जेड कैप, जे कैप और के कैप जो है यूनिट वेक्टर कहलाएगा, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। तो यही हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर ए। अब आता है फाइनल पोजीशन वेक्टर, क्या हो गया? मान लिए उसको आर बी, फाइनल पोजीशन वेक्टर को आर बी मान लिए। तो आर बी क्या हो जाएगा? आर बी हम कह सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। कैसे ये बनाएं? देखिए यहाँ क्या लिखा है, बी का जो फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन है वह 3, 4, 5 है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3, वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 और जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। क्लियर हो गया? क्या लगा देंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों यूनिट कार्टेशियन यूनिट वेक्टर लगा दिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या मानेंगे कि मान लेंगे, ये तो हो गया यहाँ तक। अब मान लेंगे कि जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे।
मतलब ये जो यहाँ से जो जर्नी हो रहा है ना, यहाँ से लेके इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक, ए से बी तक, इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कहीं पर, है ना, डी आर मान लिए, है ना। ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या माने हैं, डी आर माने हैं। पूरे जर्नी में एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट यानी इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा मान लिए कि कुछ देर के लिए कि ब्लॉक यहाँ से जब यहाँ आता है और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इतना स्मॉल है कि आपको आंख से दिखेगा भी नहीं। तो ये इतना छोटा इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो अब इस पर ध्यान देना है। तो इसको मान लिए डी आर, तो डी आर क्या हो जाएगा चूंकि डी आर जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर ये डी आर हो रहा है तो यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग ये भी तो 3D होगा ना, क्योंकि ये जो हमारा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी 3D है, फोर्स भी 3D है। कैसे जान गए कि देखिए यहाँ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में है ये सभी वेक्टर्स। इसका मतलब चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लें, चाहे वो फोर्स वेक्टर ले ले, सभी जो है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप जे कैप के टर्म्स में अगर रहे कोई वेक्टर तो समझ आइए वह वेक्टर कैसा वेक्टर है, वह एक 3D वेक्टर है, यानी वह वेक्टर का कंपोनेंट कुछ ना कुछ जो है तीनों डायमेंशन में मौजूद है। तो ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, ये भी 3D हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फुल कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है ना, उसी का तो ये छोटा सा पार्ट है। तो ये भी तो हमारा 3D में होगा, आई कैप जे कैप और के कैप डायरेक्शन में होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो वही डी वाई और डी जेड और डी एक्स से दर्शाया जा रहा है वो सारा मैग्नीट्यूड इस डी आर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब कह रहा है एलिमेंटल वर्क हमको क्या निकलेगा, एलिमेंटल वर्क क्या होगा। ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, यानी ब्लॉक को जब यहाँ से यहाँ तक खिसकाएंगे, ये छोटा सा इनफाइनेटसिमली स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट जो खिसकाएंगे, तो इसको खिसकाने में ये फोर्स जो है कितना एलिमेंटल वर्क करेगा, यानी डी डब्ल्यू कितना होगा। तो वो एलिमेंटल वर्क डी डब्ल्यू मान लिए, और वो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। ये डी आर क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं हुआ, ये हुआ एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले तो वो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक होगा, आर जिसको बोलेंगे, लेकिन जब एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो ये डी आर होगा छोटा सा। और एफ क्या है, देखिए एक चीज़ है इस प्रॉब्लम में बहुत बड़ी खूबसूरती है, क्या है वो, ये जो फोर्स वेक्टर है ना, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एक तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कैसे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये वेरिएबल लगा हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग भी ये वेरिएबल लगा हुआ है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी जो है ना ये जेड लगा हुआ है, ये वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्स जो है तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग बदल रहा है लगातार, है ना। दूसरा क्या खासियत है इस फोर्स वेक्टर का, ये एक 3D फोर्स वेक्टर है, यानी तीनों डायमेंशन में ये इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। तो यही इस प्रॉब्लम की खूबसूरती है, खासियत है ना। तो ये कोई मामूली फोर्स नहीं है। देखिए पिछला वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, सिर्फ वेरिएबल फोर्स कंसिडर किए थे जो कि एक ही डायमेंशन में लग रहा था, लेकिन अभी एक फोर्स क्या है, वेरिएबल भी होने के साथ साथ क्या है 3D है, और ये डी आर है, ये क्या है, ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा हमको, एलिमेंटल वर्क डन देगा, यानी कि ये बहुत छोटा सा इनफाइनेटसिमली स्मॉल वर्क जो हुआ कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में, वही हुआ ये डी डब्ल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ये डी डब्ल्यू को जो है ना एलिमेंटल वर्क डन को हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल वर्क निकालने के लिए, ये तो निकल गया डी डब्ल्यू खाली यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में जो एलिमेंटल वर्क करना पड़ा, लेकिन इस इनिशियल पॉइंट ए से डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से ले करके फाइनल यहाँ तक पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करने में टोटल वर्क जो करना पड़ा हमको,
वह वर्क हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना होगा। किसको इंटीग्रेट करना होगा, ये जो एलिमेंटल वर्क है ना इसको इंटीग्रेट करना होगा। किसके ओवर इंटीग्रेट करना होगा, तो इसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ओवर इंटीग्रेट करना होगा। यानी ये जो इनिशियल पोजीशन है और ये जो फाइनल पोजीशन है, इस दौरान ये छोटा छोटा एलिमेंटल वर्क जो आएगा, सारे एलिमेंटल वर्क को जोड़ेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करने में। तो वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ, गौर से देखिए। ये जो एलिमेंटल वर्क डन है ना, इस एलिमेंटल वर्क डन को हम क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। यानी कि ये छोटा छोटा है ना, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, ये सारा वर्क को जब हम जोड़ेंगे, छोटा छोटा वर्क डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू सबको जब जोड़ेंगे ना, पूरा पॉइंट ए से लेके बी तक का टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ये जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेट कर दिए, है ना। उतना जोड़ना आसान बात नहीं है, उतने सारे एलिमेंट्स को जोड़ पाना संभव नहीं है। तो उसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी उसको इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटे छोटे टुकड़े को आपस में जोड़ के बड़ा कुछ हासिल करना। तो हमको ये बड़ा ये वर्क हासिल करना है। कैसे भाई, ये छोटा छोटा एलिमेंटल वर्क को जोड़ करके हासिल करेंगे ये बड़ा वर्क, है ना, टोटल वर्क। ये डब्ल्यू किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ए से लेके बी तक ले जाने में जो टोटल वर्क हुआ उसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ये डब्ल्यू। यहाँ तक आते आते जो वर्क हुआ फाइनल पॉइंट तक, ये हुआ डब्ल्यू, है ना। और जीरो क्या हो गया, ये हो गया जीरो वर्क। वो कब है, जब यहाँ पर ब्लॉक है इनिशियल पॉइंट पर, ये जो पोजीशन इसका आर ए है, तो इस समय वर्क क्या है, जीरो है ना। इस समय जब ब्लॉक आर ए पोजीशन पर है तो ब्लॉक अभी मूव नहीं किया है तो ये वर्क भी नहीं हुआ है, तो जीरो वर्क। लेकिन जब ब्लॉक फाइनल पॉइंट पर पहुंचा, यानी यहाँ पर जब पहुंचा, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर बी हो गया। इस समय वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यही तो हमको पता करना है, ये कैपिटल डब्ल्यू, है ना। तो और ये क्या हो गया हमारा, फोर्स डॉट डी आर, ये हो गया वेरिएबल फोर्स और 3D फोर्स दोनों है। ये हो गया 3D एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी आर, यहाँ से यहाँ तक ये 3D है। तो ये 3D फोर्स डॉट 3D एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच में जब ये डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, क्योंकि वर्क हम निकालना है, तो वर्क तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जानते हैं। और ये इंटीग्रेशन जब प्रोसीड करेंगे इसको हम, जब इस इंटीग्रेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए यही ना है वो इक्वेशन, ये है वो इक्वेशन। ये तो बस ऐसे यहाँ पर लिख दिए हैं कि फोर्स का वैल्यू लिख दिए हैं, फिर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, फिर ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा वैल्यू जो हम लोग यहाँ लिखे हैं इस इक्वेशन में फिट करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा, है ना। गौर से देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। यही तो किए हैं यहाँ पर, ये ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। आर बी क्या है, ये फाइनल पोजीशन है, याद है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जब फाइनल जब गया तो आर बी का वैल्यू क्या था, वो 3i कैप 4j कैप 5k कैप 3,4,5 कोऑर्डिनेट दिया हुआ था फाइनल पोजीशन का। तो यहाँ आर बी फाइनल पोजीशन हो गया, यानी अपर लिमिट हो गया इंटीग्रेशन का। फाइनली यहाँ पहुँचा था तो अपर लिमिट ये हो गया। कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन आर ए है, तो आर ए जो है ये इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, ये वाला लोअर लिमिट इस इंटीग्रेशन का। फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट बन गया, अपर लिमिट बन गया। टोटल वर्क अपर लिमिट बन गया इधर, और जीरो वर्क जो है वह लोअर लिमिट बन गया। अब ये सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है, एफ का वैल्यू ये है, और डी आर का वैल्यू जो है वो यहाँ दिया हुआ है ये। अब हम क्या करेंगे आगे जा कर के, यहाँ पर जो है एफ के जगह जो है ना इस इक्वेशन में यहाँ ये लिख दिए, ये हो गया एफ, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस एफ को, और डी आर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ये इसको। दोनों के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ डॉट लगा हुआ है। क्लियर हो गया। ये जो हमारा आर बी है यानी फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन, वो ये हो गया हमारा आर बी, फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। आर बी क्या है, यही है वो फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन 3,4,5। और ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन आर ए, ये हुआ आर ए इनिशियल पोजीशन 1,2,3 कोऑर्डिनेट याद कीजिए क्वेश्चन में जो था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ये हमारा पूरा इक्वेशन तैयार है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर, गौर कीजिएगा ज़रा,
कि ये जो एक्स स्क्वायर आई कैप है इसके साथ क्या लगा दिए, डी एक्स आई कैप, ये लगा दिए इसके साथ, है ना, क्लियर हुआ। फिर इसको जो है 2y जे कैप, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम बिरादरी का ना, ये भी जे कैप यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये भी जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग है। डॉट प्रोडक्ट जब होता है ना तो उसमें ये देखना पड़ता है कि सेम होना चाहिए, आई कैप इधर है तो उसके साथ आई कैप ही डॉट प्रोडक्ट करेगा सही से, है ना। जे कैप जो है वो उसके साथ जे कैप ही करेगा, हम आई कैप को जे कैप के साथ नहीं कर सकते हैं, वो ज़ीरो रिजल्ट देगा। हमको आई कैप को किसके साथ करना होगा गुना, वो आई कैप के साथ ही। जे कैप को किससे गुना करना होगा, जे कैप के साथ ही। और ये जो के कैप है इसको गुना करना होगा के कैप के साथ ही। ये फोर्स वेक्टर का जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया और ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया। समझे बात को, तो ये सब ख्याल रखना पड़ता है। अब जब हम ये किए तो देख लीजिए सब एक साथ आ गया, ये एक साथ आ गया, ये भी देखिए जे कैप एक साथ आ गया, के कैप एक साथ आ गया। और एक चीज़ और देखिए, ये जो अपर लिमिट है इसमें क्या लिए, सिर्फ 3 आई कैप लेंगे, सिर्फ 3 आई कैप लेंगे, ये नहीं लेंगे 4 जे कैप और 5 के कैप नहीं लेंगे, ये 3 आई कैप है। यहाँ भी आई कैप, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप, अपर लिमिट भी आई कैप, लोअर लिमिट भी आई कैप। ये पूरा टर्म जो है ना पूरा आई कैप बिरादरी का हो गया। ये पूरा टर्म जो है ना ये जे कैप बिरादरी का हो गया और ये पूरा टर्म जो है ना के कैप बिरादरी का हो गया। बात समझ में आया, है ना। तो यहाँ जो आई 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप था ना, तो अब जैसे आई कैप का कर रहे हैं तो सिर्फ 3 आई कैप लेंगे, जे कैप का कर रहे हैं तो सिर्फ 4 जे कैप लेंगे अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में सिर्फ 2 जे कैप लेंगे, आई कैप और 3 के कैप को इग्नोर कर देंगे। क्लियर हो रही बात। और उसी तरह से ये जो थर्ड टर्म है ना इसमें खाली के कैप का बोलबाला है, इसमें इसको इग्नोर कर देंगे, जे कैप और आई कैप इग्नोर हो जाएगा, नीचे वाला भी आई कैप और जे कैप इग्नोर हो जाएगा, ऊपर का 5 के कैप यहाँ लिख देंगे 5 के कैप, नीचे का 3 के कैप तो यहाँ भी लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से अब मेरा इक्वेशन रूप ले लेगा, ये हमारा एक इक्वेशन एक फॉर्म में आ गया, ठीक है, सॉरी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब जो है इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप एक बात जान लो, देखो क्या बोल रहा है, ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये फोर्स वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में, दोनों आई कैप है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों जे कैप है, ये वाला वेक्टर भी जे कैप है। जे कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है। ये क्या बता रहा है, ये भी जे कैप के लॉन्ग डायरेक्शन है, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग है दोनों वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाते। ये यहाँ 0 पड़ गया, यहाँ भी देख लो के कैप, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, है ना। तो इस तरह से सजा के लिख लेना है ना, ऐसे सजा के लिख लेना। तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 4 जे कैप, यहाँ से जे हट जाएगा, सिर्फ 4 मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर यहाँ 3 आई कैप भी हट जाएगा, आई कैप हट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 5 के कैप 3 के कैप ये हट जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब आगे प्रोसीड करेंगे, तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बात ध्यान दो। देखो यहाँ जो ये वर्क का ये जो एलिमेंटल वर्क डन है, तो इसमें ये क्या है, ये डिफरेंशियल हुआ एक तरह से। ये जो डी डब्ल्यू एलिमेंटल वर्क है ये डब्ल्यू का डिफरेंशियल हुआ एक तरह से, इसको डब्ल्यू का डिफरेंशियल बोलेंगे। तो भाई एक बात जान लो कि जब भी इंटीग्रेशन होता है ना तो डिफरेंशियल के साथ कुछ ना कुछ जो है, जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल हो, जैसे यहाँ डब्ल्यू वेरिएबल का ये डिफरेंशियल हुआ डी डब्ल्यू, तो इसके बगल में जो है ना फंक्शन भी होना चाहिए डब्ल्यू का, तभी जो है ना इंटीग्रेशन हो पाएगा। बगल में जो है ना मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वाई कोई वेरिएबल है, उसका कोई डिफरेंशियल है, ठीक है। अब इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई वाई का फंक्शन, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई ऐसा फंक्शन जो वाई के टर्म्स में हो, तब इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन संभव है, हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल जो है, जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल है वाई वेरिएबल, उसी वेरिएबल का फंक्शन भी बगल में गुना हो रहा है।
इसी डिफरेंशियल के साथ, तो ये इंटीग्रेशन संभव है। जैसे रह जाता, मान लीजिए कि एक्स ऐसा रहता, एक्स रहता, एक कोई फंक्शन होता जो कि एक्स के टर्म्स में, और बगल में जो है डिफरेंशियल भी एक्स का है, और उस पर जो है इंटीग्रेशन लगाए करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल है एक्स का, ये गायब है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशियल है डब्लू का, बगल में कोई फंक्शन है ही नहीं डब्लू का, तो क्या इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है एक, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए एक उपाय करना होगा। क्या उपाय करना होगा कि जिस वेरिएबल का ये डिफरेंशियल है ना, बगल में मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ उसी वेरिएबल का एक ऐसा फंक्शन, यानी क्या करना होगा, उस वेरिएबल पर पावर 0 दे देना होगा। तो W पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। फिर से आ गए उसी कंडीशन पे, यानी DW हो गया। तो यानी कि अगर W पे पावर 0 दे दें हम, तब जो है ये इंटीग्रेशन संभव है। क्यों? क्योंकि अब तो डिफरेंशियल भी मौजूद है W वेरिएबल का, और W वेरिएबल के टर्म्स में बगल में एक फंक्शन भी है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इंटीग्रेशन संभव है ना, बात समझिएगा। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है। यहाँ हम क्या किए, W जो है, ये जो वेरिएबल है, ये जो इसका जो डिफरेंशियल है, ये पूरा कहलाएगा W वेरिएबल का डिफरेंशियल कहलाएगा। तो इसके बगल में क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस W वेरिएबल का डिफरेंशियल के साथ क्या चीज़ गुना हो रहा है, तो खुद एक ऐसा फंक्शन गुना हो रहा है जो खुद W के टर्म्स में है, यहाँ W पावर 0, तो ये इंटीग्रेशन संभव है। फिर यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ x का डिफरेंशियल है, और x के डिफरेंशियल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x के टर्म्स में एक फंक्शन मौजूद है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के डिफरेंशियल के साथ, तो ये इंटीग्रेशन भी संभव है। यहाँ देख लीजिए y का डिफरेंशियल है, और y के डिफरेंशियल के बगल में जो है, यहाँ देखिए y के जो y के टर्म्स में एक फंक्शन मौजूद है 2y, सॉरी ये पूरा फंक्शन हो गया 2y, तो ये y के वेरिएबल के टर्म्स में फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन भी संभव है। फिर देखिए यहाँ डिफरेंशियल dz है ना, z का डिफरेंशियल क्या है यहाँ, dz, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ z के टर्म्स में एक फंक्शन है 3z, ये एक फंक्शन है z के टर्म्स में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन संभव हो सकता है ना, हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ W पे पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नियम है, नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिए, एकदम दिमाग खुल जाएगा। तो W पे पावर 0, तो ये क्या हो गया, 0 + 1, ये ऐड करना पड़ता है 0 + 1। नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 0 + 1, है ना। अपर लिमिट ये W है, तो ये W उठा के यहाँ डाल देंगे। लोअर लिमिट 0 है, तो 0 उठा के यहाँ नीचे जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। एक बात ध्यान में रखिए, ये जब उड़ाइएगा ना, इंटीग्रेशन भी उड़ जाएगा, और ये पूरा किस में बंद हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो अपर लिमिट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर वाला इस कोना में आ जाएगा, और लोअर लिमिट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे वाला कोना में आ जाता है। यही नियम है, यही तरीका है इंटीग्रेशन में। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, इंटीग्रेशन को जैसे उड़ाएं, इंटीग्रेशन को जैसे ख़त्म किए, और ये डिफरेंशियल जो है एक्स का, इसको जैसे ख़त्म किए, पूरा का ये सिस्टम जो है एक्स स्क्वायर, ये जो है किसके भीतर चला गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया। और जो पावर था ना 2, उसके साथ +1 ऐड, जो भी पावर रहेगा उसके साथ +1 ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर में भी 2 + 1 वही पावर लिख देना है, ऊपर जो 2 + 1 था वही नीचे भी लिख देना है। फिर देखिए ये 2 क्या है, यहाँ ये 2 एक कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। और ये जो y बच गया ना, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को उड़ा देंगे, और dy डिफरेंशियल जो y का, ये भी उड़ जाएगा। तो ये y तुरंत क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर चला जाएगा। 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा। और ये जो अपर लिमिट है 4, ये ऊपर कोना में लग जाएगा, लोअर लिमिट नीचे कोना में लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ 3 देखिए, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, इसको बस निकाल देना है, कान पकड़ के बाहर, चल बाहर, ये बाहर आ गया, ये कांस्टेंट 3 बाहर आ गया। और ये जो z है 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि z पे पावर 1 है पहले से, तो इसमें +1 जुड़ जाएगा। जो भी पावर रहे, 0 रहे तो उसमें जोड़ देना है +1, 1 रहे तो जोड़ देना है +1, 2 रहे तो जोड़ देना है +1। फिर उसी पावर को नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है, यहाँ 1 + 1 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अपर लिमिट 5 लिख देना है, लोअर लिमिट 3 लिख देना है। ठीक है, एकदम आपको बच्चा जैसा समझा रहे हैं, एकदम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको लिख दिए, अब इसको क्या करेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे। 3W पे पावर 0 + 1 / 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, W हो जाएगा। अरे W पावर 0 + 1 क्या आ जाएगा, W पावर 1,
जो कि W है, नीचे भी 1 तो सीधे W हो गया, ये W हो गया। अपर लिमिट W, लोअर लिमिट 0, लिख दिया अपर लिमिट W, लोअर लिमिट 0। ये W देखिए कैपिटल W है, ये क्या है कैपिटल W है, और ये क्या है स्मॉल w लिखे हुए, समझे ना, अलग अलग है। तो अब क्या हो गया, अब हम लोग ये हो गया टोटल वर्क, यही तो हमको पता करना। ये हो गया x पे पावर 3/3, इसको जब सॉल्व किए तो निकल गया, है ना। इतना सा जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 3/3 यहाँ हो गया, और ये अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1, फिर 2 जो है ये बाहर रह गया, है ना। y पे पावर 2/2, वही चीज़ यहाँ लिख दिए, है ना। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, 3 हो गया, ये यहाँ कांस्टेंट यहाँ उतर गया, है ना। z पे पावर 2/2, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 3। अब इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इसका नियम है, ये w जैसे है तो एक बार कैपिटल W डालेंगे और दूसरे बार जो है ना 0 डालेंगे, यहाँ 0 डाल दिए w के जगह। अब बीच में क्या दे देंगे, माइनस साइन देंगे। फिर यहाँ भी क्या है, x पावर क्यूब/3, एक बार इसको लिख लीजिए यहाँ पर x पावर क्यूब/3, और x के जगह जो है ना क्या कीजिए, अपर लिमिट डाल दीजिए, ये हो गया। फिर बीच में क्या डालना है, माइनस साइन। अब फिर इधर क्या डालना है, x पावर 3/3। अब की जो है x के बदले क्या लिखना है, लोअर लिमिट लिख देना है, 1 पे पावर क्यूब आ गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। 2 जो है कांस्टेंट है, जो का त्यों उतर जाएगा। y²/2, तो एक बार यहां पर लिखिए y²/2, अब y को हटा के उसके जगह पे लिख दीजिए 4, अपर लिमिट 4 लिख दीजिए, फिर माइनस साइन दीजिए, फिर लिखिए y²/2, और इस बार y को हटा के क्या लिखिए, लोअर लिमिट लिख दीजिए 2, वही किए हम, यहाँ लिख दिए, है ना। अब ये कांस्टेंट 3 है, 3 को यहाँ निकाल दिए। यहाँ पर क्या लिखना है, z²/2, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है 5 है, तो z को हटा के एक बार 5 लिख देना है, तो ये हो गया 5²/2 माइनस, फिर यहाँ लिखिए z²/2, है ना। बहुत इजी है, z²/2 लिख रहा है, तो अब z को हटाइए, उसके जगह ये लोअर लिमिट डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। अब आया समझ में, ये हो गया 3²/2। जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है ना, उनको एकदम बच्चे जैसा समझा रहे हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अब ये आ गया हमको, इसको सॉल्व कीजिए। बाकी तो 5वां क्लास का जो 5th क्लास में पढ़े हैं, 5वीं में जो पढ़े हैं, 6th में जो बनाए हैं, बस वही है, अलजेब्रा है। सॉल्व कीजिए इसको, सिंपल, है ना। सॉल्व किए इसको तो क्या आ गया, ये आ गया हमको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। फिर सॉल्व किए इसको तो ये आ गया, फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, फर्दर सॉल्व किए तो ये आ गया। 8/3 जो है ये क्या आ गया, 2.66 + 12 + 24, सॉल्व किए तो क्या हो गया, 38.66 जूल। और इस प्रकार क्या हुआ, टोटल वर्क डन जो है वो निकल गया, और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो सीख लिए ना। कोई प्रॉब्लम अगर है कमेंट ज़रूर लिखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, है ना। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए, आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर दैट, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो और लोगों को भी फ़ायदा मिले इसका, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, है ना। तो बस यही कहूँगा कि हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स, एंड टुमारो आई विल सी यू अगेन इन द अपकमिंग वीडियो। तो कल फिर एक वीडियो अपलोड होगा, सो वेट फॉर एंड वॉच दैट, ओके। तो ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे साथ चाहूँगा, मिलेंगे फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।